हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन देयर नवंबर 2023 एग्जामिनेशन, उनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बेटा। अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से हम? सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट्स है। सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट्स है। और एक बात, अगर ये अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो बेटा आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है ये ICAleak.com पे। GS यहाँ पे IDT का, यहाँ पे CA फाइनल का क्वेश्चन बैंक भी वहाँ पे अवेलेबल है, समरी बुक भी अवेलेबल है, मेन बुक्स भी अवेलेबल है और अमेंडमेंट बुकलेट भी अवेलेबल है। तो यहाँ जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो अमेंडमेंट बुकलेट से करने वाले हैं। आपके पास नहीं है तो मेरी वेबसाइट ICAleak.com से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम अमेंडमेंट्स। सबसे पहले भाई सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट्स करेंगे। सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट्स, एक ही अमेंडमेंट है भाई सप्लाई चैप्टर में, बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट है। यहाँ पे किससे रिलेटेड है? नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बता दूं आपको, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो नो क्लेम बोनस को क्या बोला है? नो सप्लाई ऑफ सर्विस। इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे, क्लैरिफिकेशन आया है बेसिकली। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं है तो क्या GST लगेगा? नहीं लगेगा मैम, इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी और क्या चीज थी हम वो समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बढ़िया क्या करी है, यहाँ पे आपने क्या करी है, मोटर व्हीकल खरीदी। आपने क्या किया? इंश्योरेंस लिया भाई। सबसे पहले आपने बोला इंश्योरेंस ले लेते हैं भाई, नई नई गाड़ी है। इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस का क्या प्रीमियम पे करना पड़ेगा? हाँ, किसको करना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी को मैम। तो आपने यहां व्हीकल लिया, पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में आपने इंश्योरेंस पे किया कितना? यहाँ पे 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का इंश्योरेंस पे कर दिया। अब आपने गाड़ी बढ़िया एकदम बहुत बेहतरीन चलाई, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने लिए मोटर व्हीकल, मिस्टर ए ने गाड़ी बहुत बढ़िया चलाई और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं, बढ़िया चलाई। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 10,000 रुपए। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए को कुछ देगी? नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है तो कोई यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर आया, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर अगेन इंश्योरेंस रिन्यू करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था आपका? 10,000। नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हमारे लिए करंट ईयर की, मतलब प्रीवियस ईयर में 10,000 आपने पे किया था इंश्योरेंस कंपनी को, यस। करंट ईयर में फिर से आप 10,000 पे करने गए तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोली क्योंकि आपने पिछले साल कोई क्लेम नहीं किया तो हम आपको क्या देते हैं? नो क्लेम बोनस। क्या दिया आपको? नो क्लेम बोनस। कितना? फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए दिया, बोला आप 9,000 रुपए पे करिए, पिछले साल क्योंकि आपने कुछ क्लेम नहीं किया तो इस साल हम आपको नो क्लेम बोनस दे रहे। कितना? 1,000 रुपए। अब आपने क्या करना है? 9,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। पिछले साल जब 10,000 पे किया था तो उसके ऊपर GST पे किया था और इस साल जब 9,000 पे करोगे तो उस पे GST पे करोगे। डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट ने बोला 1,000 का क्या? 1,000 का क्या? डिपार्टमेंट ने बोला क्या ये 1,000 को हम ऐसा मान सकते हैं कि मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी को भाई कोई सर्विस दी और उसके बदले में 1,000 रुपए दिए इन्होंने, भले इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन दिए, वो कंसिडरेशन तो हुई 1,000 रुपए, और मिस्टर ए ने सर्विस दे दी। क्या चीज की सर्विस दे दी? कि क्लेम लॉन्च नहीं किया। क्लेम लॉन्च नहीं किया तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई रुक जाओ, क्लैरिफिकेशन हम देते हैं। हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए उसने नहीं यहाँ पे क्या किया है? कोई क्लेम लॉन्च किया है। ठीक है, हम यहाँ क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। क्लैरिफिकेशन ये आया कि इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी। ये 1,000 रुपए को कोई सर्विस नहीं मानी जाएगी। कोई सर्विस नहीं दी है मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी को, क्लेम लॉन्च नहीं करके कोई सर्विस नहीं दी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वर्ड्स नो क्लेम बोनस को क्या बोल दिया डिपार्टमेंट ने? कोई सर्विस नहीं है, कोई सर्विस नहीं है और इस पे GST नहीं लगेगा। ये जनरल प्रैक्टिस है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले नो क्लेम बोनस देते हैं अगर पिछले साल कोई क्लेम नहीं किया है तो। क्लैरिफिकेशन क्या है वो देखेंगे। इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड मिस्टर ए ने यहाँ पे कुछ
यहां पे सर्विस नहीं दी है इंश्योरेंस कंपनी को। इन द फॉर्म ऑफ, डिपार्टमेंट क्या बोलना चाह रहा था, क्या सर्विस हो सकती है ये, agreeing to obligation to refrain from the act of lodging insurance claim during the previous year, कि भाई उसने यहां नहीं क्या किया है, यहां पे कोई इंश्योरेंस क्लेम लॉज नहीं किया है, तो भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना था कि लॉज नहीं किया उसने, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई बात क्या हुई थी भाई, कोई एक्सीडेंट वगैरह ही नहीं हुआ तो उसने लॉज नहीं किया, ठीक है, होता तो करता। तो डिपार्टमेंट यहां पे गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन लाया, कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नो क्लेम बोनस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। कोई सप्लाई नहीं हुई है यहाँ पे, इसे कोई उस चीज की कंसिडरेशन नहीं मानेगी, सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं है। डिपार्टमेंट ने सिंपल क्या बोल दिया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिंपल क्या बोल दिया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं। तो एग्जाम में क्या याद रखना है आपको, नो क्लेम बोनस जो है, नो क्लेम बोनस जो है वो क्या नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, और उस पे जीएसटी यहाँ पे 1000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा वैल्यू में से, और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सप्लाई चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, एनसीबी जो क्या है, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अब सिमिलर यहां वैल्यू चैप्टर में भी इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट आया है, एक बार देख लेते हैं वो भी। एग्जाम्पल हमने देखा, नो क्लेम बोनस इज अ परमिसेबल डिडक्शन अंडर 15(3)(a फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। क्या बोला गया, जो हमें यहाँ पे 1000 रुपीज है, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, लॉजिकली मिलना ही चाहिए, इट इज अ परमिसेबल डिडक्शन, ठीक है। क्या बोल दिया, इट इज अ परमिसेबल डिडक्शन। 15(3)(a क्या बोलता था, हमने पढ़ा था, याद है आपको, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट which is given before or at the time of supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply, ठीक है। सप्लाई चैप्टर में क्या पढ़ लिया, वो था 1000 रुपए अलग से, नो क्लेम बोनस, सप्लाई नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, वो बात खत्म। सेकंड, ये 1000 रुपए का ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या इसे वैल्यू में से डिडक्शन मिलेगा, तो हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। 15(3)(a आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, किसी भी प्रकार का डिडक्शन यहाँ पे डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, दो चीजें पूरी होती है तो क्या डिडक्शन मिलता था, हाँ जी बिल्कुल मिलता था, ये 15(3)(a बोलता था। सो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्लोज करती है फैक्ट क्या, कि डिस्काउंट रहेगा नो क्लेम बोनस का, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या रहेगी कि इंश्योर्ड जो है इन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एंड आल्सो प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ नो क्लेम बोनस इन द इनवॉइस आल्सो, ठीक है। इंश्योर्ड यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे बिल्कुल इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में खुद ही बताता है अपना जो भी डिटेल्स है यहाँ पे इनवॉइस पे, द प्री डिस्क्लोजर ऑफ एनसीबी इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड स्पेसिफिक मेंशन ऑफ डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस इन द इनवॉइस इज within the condition laid down for deduction under 15(3)(a, so उसका डिडक्शन मिलेगा, उसका डिडक्शन 1000 का मिलेगा, और जीएसटी किस पे करना है, 9000 पे, ठीक है। वैल्यू में से 1000 का डिडक्शन अंडर 15(3)(a मिलेगा। तो एग्जाम में कहीं प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट में आ सकता है, आपको नो क्लेम बोनस दिया है तो आपको क्या करना है, वैल्यू में से डिडक्ट करना है। Accordingly, where deduction on account of no claim bonus is provided in the invoice issued by the insurer to insured, GST shall be leviable on actual insurance premium payable by the policyholder to insurer after deduction of no claim bonus. So after deduction of no claim bonus जो amount बचा है उस पे ही क्या करना है, जो actual premium है उस पे ही GST पे करना है। So no claim bonus से related यहाँ पे दो यहाँ पे हमारी clarification की बात हुई। पहली clarification यहाँ supply chapter में हमने क्या पढ़ा, it is not supply of service। कौन सी सर्विस बोलना चाह रहा था डिपार्टमेंट, इसको अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। और सेकंड, क्या इसे डिडक्शन जैसे अलाउ किया जाएगा, तो यस इट इज अलाउड एज डिडक्शन एज पर 15(3)(a, क्योंकि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता है, एंड सेकेंड चीज इनवॉइस में भी है, ठीक है। तो ये 1000 का डिडक्शन मिलेगा ही, और ये 9000 पे क्या लग जाएगा भाई, जीएसटी लग जाएगा। 9000 पे जो एक्चुअल प्रीमियम है उस पे जीएसटी लग जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे अमेंडमेंट आते हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी आरसीएम से रिलेटेड अमेंडमेंट है, कोई एंट्री में चेंज नहीं है, खाली एक्सप्लेनेशन में यहाँ दो वर्ड्स ऐड किए गए।
ठीक है, तो जो हमारा नोटिफिकेशन था, प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 13/17 जो टाइम टू टाइम अमेंड होते रहा, उसमें एक एक्सप्लेनेशन था बेटा। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता था कि आरसीएम में जो भी एंट्री है, जहां जहां रेफर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को भी वो चीज अप्लाई होगी। अब उसको कोर्ट और ट्रिब्यूनल तक भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, क्या बात हुई है, प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मतलब आरसीएम का जो भी पूरे नोटिफिकेशंस है, जो भी एंट्रीज है आरसीएम की, इन सो फार एज दे अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जहां जहां वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई होती थी, शैल ऑल्सो अप्लाई टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को भी अप्लाई होगी। ये पहले भी था, हमने पढ़ा था, ये पहले भी था। अब क्या हो गया, इट इज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय देम। तो यहाँ पे कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स भी यहाँ पे अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टैक्सेबल सर्विस, तो उस पे भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ही अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देखो एक बार मैं बुक खोलती हूँ, यहाँ पे हमारी बुक 1 जो हम आरसीएम के चैप्टर पे एक बार हम जाते हैं। ये देखो कुछ एंट्री थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एंट्री हो गई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जांपल किसको अप्लाई होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। अब सर्विस कौन सी थी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को। यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उस केस में क्या बात हुई थी, आरसीएम में टैक्स पे करेगा जो रजिस्टर्ड पर्सन है, सिंपल बात थी। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री बोलती है, एक्सप्लेनेशन में क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस की एंट्रीज अप्लाई होती है वो और किस किस को होगी, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, और अब क्या बोल दिया, कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को। तो ये 4 लोगों को भी और होगी। तो टोटल मिला के ये जो भी एंट्री गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रेफर करती है, वहां पे ये पूरे 6 लोग आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट, ट्रिब्यूनल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट की तो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में पे करता था। कोर्ट रेंट करेगी यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो भी भाई यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बोलता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे ये कोर्ट है, कोर्ट के प्रेमाइसेस पे, कोर्ट की प्रेमाइसेस में फॉर एग्जांपल यहां पे टेलीकम्युनिकेशन टावर रहा है, ये जगह दी किसको, वोडाफोन को, कि लगाओ अपना टेलीकम्युनिकेशन टावर भाई, यहां पे तो जगह दी, रेंट करी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोर्ट ने अपनी जगह दी। तो इस केस में वोडाफोन क्या रजिस्टर्ड पर्सन है, हाँ जी बिल्कुल रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, क्या सर्विस है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय कोर्ट। तो उस केस में क्या बोल दिया, आरसीएम में टैक्स पे करेगा कौन, वोडाफोन। तो चाहे ये कोर्ट दे, चाहे ये ट्रिब्यूनल दे, चाहे ये लेजिस्लेचर दे, चाहे ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे, कोई भी दे, स्टेट लेजिस्लेचर दे, पार्लियामेंट दे, तो उस केस में क्या बोल दिया गया, टैक्स कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम। सो जहां जहां भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का रेफरेंस है, आई रिपीट, जहां जहां भी आरसीएम की एंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का रेफरेंस है, वहां पे और कौन लोग आएंगे, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट, ट्रिब्यूनल। ठीक है, चाहे एंट्री 5 में हो, 5 में भी है, 5A में भी है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये सभी लोग आएंगे। तो उतना सा एंट्री में कोई चेंज नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन था वहां पे कोर्ट और ट्रिब्यूनल को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये एक सिंपल सा अमेंडमेंट है। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं कि जैसे कि हमने देखा, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर, वोडाफोन वाला एग्जाम्पल देखा। रेंटिंग ऑफ चैम्बर टू लॉयर्स, कोर्ट ने अगर चैम्बर्स रेंट पे दिए हैं लॉयर्स को, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पे कवर हो जाएगी। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी, छोटा सा ही यहाँ पे अमेंडमेंट है, कुछ बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है इस बार। क्या बात होती है, एंट्री नंबर 12 भाई साहब पढ़ी थी हमने पहले भी, क्या थी ये, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। एग्जेम्पशन का चैप्टर बहुत सिंपल है, क्या है, उस चैप्टर में जो जो दिया है वो सब एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एंट्री नंबर 12 ने क्या बोला था, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट की गई है फॉर यूज एज रेसिडेंस, फॉर यूज एज रेसिडेंस,
एक्सेप्ट वेयर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या बोला, एग्जेम्प्ट। ठीक है, इसको 2-3 पार्ट में समझेंगे। पहली बात क्या हुई, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की बात हो रही है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, कमर्शियल की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। कमर्शियल यहाँ नहीं है, मतलब क्या है, टैक्सेबल है। हाँ, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल। तो यहाँ पे अगर रेसिडेंशियल की जगह कमर्शियल है यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या बोल दिया है, नहीं, उस केस में क्या हो जाएगा भाई, टैक्सेबल हो जाएगा। आपने रेंट करी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एज रेसिडेंस, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट वेयर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को दे दी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो एक्सेप्ट लिखा है, एग्जेम्पशन में एक्सेप्ट लिखा है, मतलब टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल। ठीक है, तो यहां पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब याद करो, टैक्स कौन पे करेगा इस पे, ये देखो आरसीएम के चैप्टर में पढ़ा था, आरसीएम की एंट्री खोली अभी मैंने, आरसीएम के चैप्टर में क्या पढ़ा था, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। यहां तक लाइफ सिंपल थी। ठीक है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन को दी तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तो वहां एग्जेम्प्ट हो रही है एग्जेम्पशन के चैप्टर में। रजिस्टर्ड पर्सन को दी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो एग्जेम्प्ट किया गया था, तो एग्जेम्प्ट किया गया था। अब यहाँ पे ये एंट्री तो पहले भी थी, इतना तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी क्या इन्होंने ऐड किया। सो एक्सप्लेनेशन आया, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री शैल कवर सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर, एक मिनट पहले एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। अब क्या हुआ, मिस्टर ए मुंबई में रहते थे, उन्होंने बोला चलो अभी क्या करते हैं, पुणे में भी एक ऑफिस खोलते हैं। तो पुणे में ऑफिस खोला, तो उनके एम्प्लॉयज के लिए एक जगह उन्होंने रेंट पे ली। मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, यस, ठीक है। उनके एम्प्लॉय के रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए यहाँ पे उन्होंने मिस्टर सी से एक जगह रेंट पे ली, मिस्टर सी ओनर है। सो ये क्या है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल है क्या, हाँ जी ये टैक्सेबल है। टैक्स पे करेगा कौन, यहाँ पे अंडर आरसीएम टैक्स पे होगा क्या, हाँ अंडर आरसीएम टैक्स पे होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जेम्पशन की एंट्री पढ़ रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दो। अभी क्या बात हुई, एक तो मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉय के लिए लिया, एक मिस्टर ए खुद भी वहां शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपने खुद के रेसिडेंस के लिए भी एक जगह ली, चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, परंतु उन्होंने अपने खुद के रेसिडेंस के लिए अगर कोई यहाँ पे जगह ली तो एग्जेम्पशन की एंट्री बोलती है कि भाई अभी ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन आया उसके थ्रू इसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन ने ली, पर किसके लिए ली, अपने खुद के घर के लिए और लिए, अपने घर वालों के लिए ली, क्या बिजनेस के लिए लिए, क्या वो नहीं, बिजनेस के लिए नहीं लिए, पर्सनल पर्पस के लिए जगह ली। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली जीएसटी में नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बात बोली यहां पे उन्होंने, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री, इस एंट्री में एग्जेम्पशन के लिए किसे कवर किया जाएगा, द एंट्री शैल कवर सर्विस बाय वे ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे रेंटिंग की हो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की रजिस्टर्ड पर्सन को, वेयर जहां पे वो रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का क्या है, वो प्रोप्राइटर है, मिस्टर ये प्रोप्राइटर है, and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence। but क्यों लिए उसने, पर्सनल कैपेसिटी में लिए, अपने खुद के रेसिडेंस के लिए, पर्सनल कैपेसिटी में लिए, अपने खुद के रेसिडेंस के लिए है, और सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट नॉट दैट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, और उसके खुद के ओन अकाउंट के लिए है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए नहीं है, वो बिजनेस के लिए नहीं है, खुद के लिए लिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को है तो वो एग्जेम्प्ट है ही, तो वो एग्जेम्प्ट है ही। रजिस्टर्ड पर्सन को पर्सनल पर्पस के लिए है तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेकेंड बात, रजिस्टर्ड पर्सन बिजनेस पर्पस के लिए लेता है तो फिर वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, तो फिर वो टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल किधर, अंडर आरसीएम, वो आरसीएम की एंट्री में देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एज रेसिडेंस दिया तो ऑब्वियसली वो एग्जेम्प्ट है, एक बात।
सेकंड रजिस्टर्ड पर्सन को दिया बट उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए, खुद के रहने के लिए लिया ओन अकाउंट पे, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ये एक्सप्लेनेशन बोलता है, एक्सप्लेनेशन बोलता है। नेक्स्ट एक ऑलरेडी एग्जेम्पशन था, पेमेंट ऑफ एन्युटी वाला एंट्री नंबर 23 ये पड़ा था, अभी उसको विड्रॉ कर दिया। मतलब अभी ये क्या होगा, जो भी सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी रहा तो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया, मतलब जो एग्जेम्पशन में नहीं है सब पे टैक्स लगेगा भाई। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आया नोटिफिकेशन में, आपको याद है हमने पढ़ा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन करता था, वो एग्जाम था। इसमें एक्सटेंशन क्या किया उन्होंने कि अगर कोई अथॉरिटी, बॉडी, बोर्ड जो सेटअप किया है किसने, यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो भी ले रही है क्या, कंडक्ट कर रही है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस चीज के लिए, ताकि आपका एडमिशन हो फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो उसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल बोर्ड करती थी तो एग्जेम्प्ट रहता था, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड, कोई भी बॉडी जो कि सेटअप किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोई कंडक्ट किया एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो क्या एग्जेम्प्ट होगा, हाँ एग्जेम्प्ट होगा। सिंपल है, एग्जाम में आया तो क्या बोल देना है, एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट, अभी कोई भी अगर मेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेस है, आर्मी का मेस हो सकता है, एयरफोर्स का मेस हो सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट का हो सकता है, नेवी का हो सकता है, पार्लियामेंट का हो सकता है, ये अपने मेंबर्स को अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हैं। किसको, अपने मेंबर्स को, पर्सनल को, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा, सवाल ये आया। तो बात पहले भी हुई है, एंट्री नंबर 6 को रेफर किया इसने, क्या थी एंट्री नंबर 6, कोई भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी सर्विस देती है किसको, यहाँ पे कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होती थी, हाँ होती थी। तो अगर कोई मेस अकोमोडेशन सर्विस दे रहा है अपने मेंबर्स को तो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा, हाँ जी होगा, हाँ जी होगा। इतना छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया, 1 लाइन की चीजें हैं, पढ़ लेना है, ज्यादा एग्जेम्पशन है नहीं यहाँ पे इस बार, ज्यादा एग्जेम्पशन में अमेंडमेंट्स है नहीं यहाँ पे इस बार ज्यादा, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स कंप्लीट करते हैं, बहुत ही थोड़े से थे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। सो वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।